कहते हैं दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर आपके इरादे मजबूत हो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो, तो आप किसी भी गांव से क्यों ना हो, आप किसी भी दुनिया में अपने सफलता का परचम लहरा सकते हैं। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। और बस्तर साइड में आज एक ऐसे युवक की कहानी है। यह कहानी सफलता की है। हर बार हम ग्राउंड रिपोर्ट देखे, तमाम बस्तर के हालात को देखे, लेकिन इस बार उसी बस्तर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाके में एक युवक और उस युवक की सफलता की कहानी है। स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये अरीश हैं, डॉक्टर अरीश हम कह सकते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि आज इस युवक की सफलता की कहानी के पीछे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस युवा ने अपनी इच्छा शक्ति, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आज वे डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। और आगे हम अरीश से ही जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस सफलता तक पहुंचने के लिए आखिरकार कितनी चुनौतियां रही होगी, कैसे हालात रहे होंगे, इस सब के बारे में जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ इस पूरी कहानी को कवर करने के पीछे का एक कारण यह भी है, बस्तर में अधिकांश जो युवा हैं, आदिवासी इलाकों में जो युवा हैं, हमेशा से जब भी मैं फील्ड पे रहा हूं तो उनसे जब मैं पूछूं कि भैया आपका नाम क्या है और आप कौन से क्लास तक की पढ़ाई किए हो, तो हमेशा से बस यही जवाब मिलता रहा कि भैया मैं क्लास 5 तक के पढ़ा हूँ, पहली तक, दूसरी तक पढ़ा हूँ, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उसके पीछे का कारण जब मैं पूछूँ कि ऐसा क्यों, तो साफ एकदम सिंपल सा जवाब मिलता रहा कि भैया पैसे की स्थिति और पैसे के हालात की वजह से जो है, आर्थिक स्थिति की वजह से जो है हम पढ़ नहीं पाए, या बोलते हुए नज़र आए कि भैया घर पर कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे अधिकांश जो सवाल हैं, सवालों के जवाब इसी तरीके से मिलते रहे। और मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था कि अरीश की मतलब इस पूरी स्टोरी को कवर करूं, इस कहानी को कवर करूं। तो आज मुझे लगा कि आज अरीश की सफलता की कहानी के पीछे बहुत से ऐसे उनके घर पर, उनके गांव इलाके की कहानी, तमाम उन कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस सफलता के पीछे इनकी कौन सी ऐसी स्थिति रही होगी, कैसे हालात रहे होंगे कि आज इस मुकाम पर पहुँचे। सबसे पहले अरीश, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और बस्तर साइड के परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं, बधाई हो। थैंक यू। तो बताइए अरीश, सबसे पहले आप अपना नाम, परिचय देने के साथ ही साथ किस गांव से हैं और उस गांव के बारे में भी हमें बताइए, ताकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, हालात वहाँ पर कैसे हैं। मेरा नाम डॉक्टर हरीश पुड़ियामी है। मैं बड़े केड़वाल का रहने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा एक गांव बोलना गलत है। एक्चुअली मेरा 2 गांव है, एक बड़े केड़वाल और मेरा अभी जो रहना हो रहा है वो रामपुरम है। एक्चुअली 2 गांव इसलिए बोला क्योंकि मेरा पढ़ाई एक्चुअली रामपुरम के नाम से, वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन के नाम से हुआ है। और मेरे एक्चुअली गांव है वो बड़े केड़वाल, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के कारण से, डॉक्यूमेंटेशन जो पढ़ाई के लिए जो नेसेसरी होते हैं वो नहीं बनते हैं। इस कारण से मैं बड़े पापा के गांव से। 2 सेकंड में अपने दर्शकों को मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। दरअसल इनका साफ तौर पर कहना है कि इसके पीछे की भी कहानी जानेंगे हम आगे पूरे रिपोर्ट में। ये मूलतः रहने वाले अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा जिले के बड़े केड़वाल, जो कि जगरगुंडा इलाके में पड़ता है। और ऐसे में उसके बाद रामपुरम, जो कि सुकमा ज़िले के पास ही जो है, सुकमा ब्लॉक में रामपुरम पड़ता है। बड़े केड़वाल के बाद ये रामपुरम कैसे पहुँचे, इसकी आगे की कहानी भी हमें अरीश बताएंगे। तो वही यही कहना चाह रहे थे कि इनका जो 2 जगह रहना हुआ है, इससे पहले बड़े केड़वाल में रहे, उसके बाद हालात, स्थिति ऐसी बनी कि वहाँ से आने के बाद रामपुरम शिफ्ट हुआ और रामपुरम के बाद इनकी आगे की पढ़ाई, इनका आगे का जीवन चल रहा है। जी अरीश, आप बताइए। मेरा गांव बड़े केड़वाल है, जहां ये एक्चुअली चिंतागुफा से कम 20 या 25 किलोमीटर दूर है, जो बहुत ज़्यादा नक्सली प्रभावित एरिया है। और मेरा बचपना से ही नक्सली एरिया से ही बिलोंग करता हूं। तो यहाँ पे ना कोई स्कूल है, ना कोई, मतलब एक्चुअली बच्चे पैदा होते ही आंगनबाड़ी में भेज दिया जाता है उनको खाने पीने का, जो भी मतलब उनका पोषण के लिए। तो फिर मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है वहाँ, क्योंकि आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्कूलिंग भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, ना वहाँ कोई
जो गवर्नमेंट्स के योजनाएं होते हैं वो सब भी ज़ीरो है। अभी वैसे अभी कुछ पहुंच रहे हैं शायद, राशन वगैरह वो सब चीज़ें, और स्कूल बिल्डिंग भी अभी बना है शायद। लेकिन मेरे वक्त ना स्कूल था, ना आंगनबाड़ी, ना कोई सड़क था, ना बिजली था, कुछ भी नहीं था। मतलब पूरा गवर्नमेंट से कट के था ये इलाका, क्योंकि नक्सली लोग के कारण से वहाँ कोई सुविधा नहीं पहुँच पाया। तो उस वक्त मेरा वहाँ जन्म हुआ और पला बड़ा वहीं पे हूँ। और अभी भी मेरे गांव का हालत सेम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्या, अभी जस्ट अभी कैंप वगैरह लग रहे हैं तो थोड़ा पुलिस का भी गश्त वहाँ तक हो पा रहा है। पहले तो वो भी संभव नहीं था, क्योंकि वो नक्सली लोग इतना बड़ा मतलब बस्ती टाइप का था, वहाँ किसी सरकार को पहुँचना या पुलिस वाले को पहुँचना ईजी नहीं था, तो नहीं पहुँच पाते थे। इस कारण से कोई गवर्नमेंट्स के जो सुविधा है वो बिल्कुल ज़ीरो है। एक्चुअली मेरा पढ़ाई 2006 में हुआ था। उस वक्त सलवा जुर्म का बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट था उस वक्त। तो फिर उसी वक्त मेरा स्कूलिंग हुआ था। मेन मेरा स्कूल आने का रीज़न भी यही था कि उधर अगर रहा तो फिर उधर एक्चुअल ऐसे नियम था कि नक्सली साइड से एक गांव से, एक घर से एक व्यक्ति नक्सली में जाना है भर्ती होने। अच्छा। तो मतलब एक्चुअली वो लोग बच्चे लोग पे टारगेट करते थे नक्सली लोग कि एक बच्चा नक्सली में भर्ती होना है करके। तो उस वक्त मैं मतलब इसी चीज़ से बचने के लिए एक्चुअली मेरे घर से सबसे छोटा मैं हूँ, तो फिर उनके टारगेट में मैं था। तो मेरे पापा सोचे कि अगर इसको स्कूल भेज देते हैं तो फिर नक्सली में भर्ती नहीं हो पाएगा, कम से कम स्कूल जाके बच्चा हस्ताक्षर करना तो सीखेगा। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा इलिटरेट थे, तो अंगूठा हमारी तरह अंगूठा तो नहीं मारेगा, कम से कम पढ़ लिख के इतना तो समझ जाएगा कि यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, अंगूठा नहीं मारना है। बस इतना ही सोचता उनका। बस मतलब जब मेरे को बोल के भेजे थे कि तुमको स्कूल पढ़ने जाना है, बस हस्ताक्षर सीख के आना, हमारी तरह अंगूठा नहीं मारना पड़ेगा बाद में। ऐसे सोच के फिर 2006 में मेरा एडमिशन हुआ था बालक आश्रम गुट्टागुड़ा रामपुरम में। ये सुकमा के पास। अच्छा। वहाँ पे हुआ था। 5वीं तक का वहीं बालक आश्रम गुट्टागुड़ा में पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 5वीं में मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ था। उस वक्त वहाँ पे अधीक्षक थे JR पोयम सर करके। एक्चुअली हमको नवोदय भी कोई स्कूल होता है करके हमको नहीं पता था, लेकिन वो अधीक्षक बहुत अच्छे सर थे। तो फिर हम लोग का ना वो खुद से फॉर्म वगैरह भर दिए थे। तो बस एक बुक खरीद के दे दिए थे, नवोदय सिलेक्शन बुक। वो अपने तरफ से मेरे को दे दिए थे कि अच्छा। मैं थोड़ा पढ़ने में टैलेंटेड था। अब टैलेंटेड था कि नहीं था नहीं पता, लेकिन उनके नज़रों में था, तो वो अपने से बुक खरीद के दे दिए थे। तो फिर उस बुक को मैं पढ़ा। फिर उसके बाद 5वीं में नवोदय सिलेक्शन वाला बुक एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर सिलेक्शन हो गया। फिर नवोदय में मेरा 6वीं से 12वीं तक का नवोदय में पढ़ाई। नीट कब निकाले आप? नीट मैं 2018 में किया था। मेरा एक्चुअली 10th तक का सुकमा नवोदय में हुआ। फिर 11th-12th मिनी माइग्रेशन करूँ, एक मैकेनिज़्म होता है, वो ट्रांसफ़र करे थे मेरे को कवर्धा नवोदय। 11th-12th मेरा कवर्धा में हुआ था। तो वहाँ पे 11th-12th में एक्चुअली मैं थोड़ा मैच्योर हो गया था। एक्चुअली मेरा ना एज जितना था उससे ज़्यादा मैच्योरिटी आ गया था पहले ही, एडवांस में ही। हालातों की वजह से हो सकता है। तो 11th तक तो मेरे को समझ आ गया था। मेरा एम एक्चुअली हेल्थ फील्ड में नहीं आना था, मेरा सिविल सर्विसेज में जाना था। लेकिन उसके लिए भी बाद में समझ आ गया कि नहीं, सिविल सर्विसेज के लिए कितना बड़े बड़े कोचिंग लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा जो नीट में जितना ज़रूरत रहता है उससे कई गुना ज़्यादा लगता है। अच्छा। तो उसका पैसे खर्च होते हैं। हाँ, पैसे खर्च होते हैं। फिर उसके लिए बाहर दिल्ली जाना पड़ता है। आसपास कोचिंग भी है बट इतना ज़्यादा फेमस नहीं थे, तो दिल्ली जाना मेरे लिए मतलब सोच से थोड़ा बाहर था। उस वक्त 11th-12th तक मेरे को इतना समझ आ गया था कि मेरा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर था, केमिस्ट्री और बायो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस कारण से मेरे को इतना कंफर्म हो गया था कि अगर मान लो मैं फ्रेशर 12th के जस्ट बाद नीट नहीं निकाल पाया, तो अगर घर में बैठ के पढ़ाई करता हूँ 1 साल तो फिर क्लियर कर लूँगा। कर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो मैं फिर इधर हेल्थ फील्ड आने का वो किया, मतलब अपना जो एम जो है चेंज कर दिया बाद में। फिर उसके बाद जैसे 12th दिया, 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम दिया, उसी वक्त क्लियर हो गया था मेरा, डायरेक्टली प्रेशर निकाला था। तो उस वक्त मेरा यहीं JNM मिला था 2018 में। तो वहाँ अभी कंप्लीट हो चुका है मेरा इंटर्नशिप। अभी जस्ट 15 मार्च को कंप्लीट हुआ है। और अभी मैं बॉन्ड सर्विस के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी डिले चल रहा है, तो जून तक आ जाएगा। जून तक आ जाएगा। हाँ। अगर बात की जाए तो अब इस क्षेत्र में आप स्वास्थ्य के फील्ड में जुड़े हैं, है ना? हाँ। क्या लगता है, मतलब अगर मौका मिला तो मतलब कहाँ सेवा देना चाहेंगे आप?
नहीं, एक्चुअली मेरा तो एकदम शुरू से ही सोच के रखा था। फर्स्ट ईयर में जैसे ही एडमिशन लिया था, तो मेरा जैसे कंप्लीट होगा तो मेरे गांव, मतलब जितने ज़्यादा क्लोज जा सकूँ मेरे गांव से, मेरे इलाके से, उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी तो सोच रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट या तो फिर वही दोरनापाल का CSC, वही 2 हॉस्पिटल से जो नियर है उस इलाके में, तो वहाँ मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मेरे जो लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, वहाँ के लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझ सकता हूँ, ऐसे मेरे को लगता है। वहाँ के हालात कैसे हैं हालांकि स्वास्थ्य के मामले में? स्वास्थ्य के मामले में अभी भी वहाँ ऐसे जो पुजारी पंडित होते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट एरिया है वो। अच्छा। मतलब अगर उनसे नहीं हो पाता तो मतलब आसपास कोई बड़े हॉस्पिटल्स तो है ही नहीं। अच्छा, बड़े बुनिया जो होते हैं। हाँ, मतलब जो CSC PSC होता है, एक PSC तो चिंतागुफा में है, लेकिन इतना ज़्यादा सुविधा ही नहीं है। वहाँ एक सर है मेरे, मतलब जान पहचान वाले डॉक्टर है, उनसे बात किया तो वहाँ कोई इतना ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो जितना ज़्यादा सर्विस नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। तो फिर एक्चुअली वहाँ लोग भी नहीं आते हैं, क्योंकि उधर के लोग हॉस्पिटल जानना भी अभी मतलब जानते ही नहीं है कि हॉस्पिटल्स में ऐसे सुविधा, मतलब ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं। उन लोग शुरू से ही यही जो पंडित होते हैं, मतलब बैगा लोग होते हैं, उनसे ही ट्रीटमेंट करवाते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए। जानकारी का अभाव है, जानकारी का अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है हॉस्पिटल से रिलेटेड। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बीमारी होता है तब जाके वो लोग या तो भद्राचलम जाते हैं या तो फिर सुकमा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं। ये 2 ऑप्शन है, या तो फिर उड़ीसा चले जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर ये दोरनापाल या फिर सुकमा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मेरे जो लोग हैं उन, मतलब ऐसा लगता है कि उस इलाके का हूँ तो वहाँ के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ, और फिर मेरे से जितना सेवा हो सकता है उनसे उनके लिए उतना दे सकता हूँ। देखिए हरीश, मैं चिंतलनार से हूँ और मेरे चिंतलनार इलाके से बामुश्किल से मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर होगा आपका गाँव? बड़े केड़वाल 30-35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर की दूरी पर इनका गांव बसा हुआ है। और उस इलाके में अगर हालात की बात की जाए तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है उस इलाके में। स्वास्थ्य को लेकर के आज भी जो की बात की जाए तो उस इलाके के लोग अवेयर नहीं हैं। आज भी अगर उनको कोई परेशानी आ जाता है तो आज भी बर्थडे गुनिया इन्हीं चीज़ों पर जो है वहाँ पर अपने उस तकलीफ़ को उपचार ढूंढते हैं। तो ऐसे में स्थिति काफ़ी स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ इलाका है, और कोशिश है कि अभी फ़िलहाल अंदरूनी इलाकों में जो जिस तरीके से स्वास्थ्य शिविर लगा करके उन इलाकों में सेवा देने की पूरी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन आज भी स्थिति वैसे ही है, तस्वीर वैसे ही है। और हरीश का कहना है कि अगर इनको उस इलाके में मौका मिलता है तो वे चाहेंगे कि अपने गाँव इलाके में ही अपनी पहली पोस्टिंग उस इलाके में हो, और वे सेवा देना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरीश उस इलाके से हैं और उस इलाकों में बात की जाए तो बचपन से ही उनके उस इलाके के हालात को देखे हुए हैं, वहाँ की परिस्थिति को समझे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम हरीश के रूप में एक डॉक्टर को पा रहे हैं उस इलाके में, बहुत बड़ी बात है। और हमारे इलाके के लिए भी गर्व की बात है कि हरीश उस इलाके के रहने वाले हैं, और आज स्वास्थ्य फील्ड से अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गांव इलाके में और ग्रामीणों को स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी जागरूकता भी मिलेगी और उन्हें बेहतर उपचार भी मिलेगा। तो हरीश ये बताइए कि ये तो कहानी चलिए ठीक है, आपकी सफलता के पीछे जो जर्नी है इसको आपने बताया, आप उस गांव के बारे में बताइए। उस गांव में आज वर्तमान में क्या स्थिति है, और उस टाइम में आप जब थे उस टाइम में क्या स्थिति थी, और उस गांव से निकलने के पीछे की क्या कहानी है? अच्छा, मैं एक्चुअली 2018 के पहले वहाँ रह चुका हूँ। उस वक्त उसके पहले का हालत तो मैं बता ही चुका हूँ गाँव का, कि वहाँ कोई सरकारी सुविधा तो बिल्कुल है ही नहीं। तो फिर वहाँ पे जो पानी है वहाँ पे हैंडपम्प्स वगैरह भी नहीं था, लेकिन अभी शायद आ गया है। उस वक्त मैं जब था उस वक्त जो कुएं होते थे ना, तो अच्छा, नदी के बगल में जो छोटे छोटे कुएं बनाते हैं, पानी का पीने का पानी उसी का यूज़ करते थे। आज भी वैसे ही आज भी करते होंगे, लेकिन अभी मैं 2018 के बाद गया नहीं हूँ, तो उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं गया। तो उस वक्त तो ऐसे जो कुएं होते थे वो नाले के किनारे बनाते थे, उसी का पानी यूज़ करते थे पीने के लिए। बाकी जो अपने पालतू पशु है वो सब के लिए भी वही सब सेम यूज़ करते थे। तो बारिश का टाइम तो ठीक था, मतलब बारिश इतना मिलते थे, लेकिन जो गर्मी के मौसम में तो अब इतने बड़े छोटे छोटे कुएं तो सूख जाते थे। लेकिन गर्मी के टाइम पानी के लिए उधर एक्चुअली ना बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए हुए हैं। मतलब एक चीज़ बहुत अच्छा है कि उधर जो नक्सली लोग हैं ना, वो लोग बहुत बड़े बड़े जो नाले होते हैं ना उनमें ना तालाब बनवाते थे। एक मेरे गांव में भी बहुत बड़ा तालाब बनवाए थे। मैं उस वक्त था
तो तालाब बनाने के लिए मैं भी गया था। अच्छा, समर जनता वेकेशन। सरकार हाँ। के नाम से वहाँ पर बहुत सारे काम, रोड का काम रोड्स करते हैं, वगैरह भी गाँव होते हैं, पे। फिर तालाब वगैरह भी बनवाते हैं। हाँ। तो फिर वो एक तो तालाब बहुत बड़ा है लेकिन गांव से बहुत दूर है, तो फिर उसका यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ पानी रहता है। लेकिन जो गांव में जो खेती होते हैं ना, उधर बहुत बड़े बड़े है, उसको खेत रहता है, उसको एक्चुअली अप्रैल मार्च तक तो पानी रह जाता है, लेकिन मई जून तक नहीं, सूख जाते हैं। तो उसी खेत में वो लोग बहुत बड़े बड़े कुएँ खोदते हैं अंदर तक, कम से कम बहुत अंदर हो, मतलब गहरा। एक्चुअली मेजरमेंट तो नहीं पता, लेकिन बहुत गहरा तक खोदते हैं, फिर उसी कुएँ का पानी यूज़ करते हैं। लेकिन अभी शायद ऐसे बता रहे थे कि हैंडपम्प आ गया है, तो हैंडपम्प गांव में शायद दो तीन तो है, उसी का यूज़ करते हैं। और बाकी जो सड़क वगैरह तो अभी भी नहीं है, बिजली के नाम से वो है, सोलर प्लेट्स गए हैं, अभी एक डेढ़ साल हुए हैं शायद, तो उसी पे डिपेंडेंट है। और बाकी नेटवर्क वगैरह तो है ही नहीं, तो इस कारण से उधर कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो नेटवर्क नहीं है, तो फिर ये जो डिजिटल इंडिया के तहत जो भी यूज़ होते हैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाते। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी मोबाइल वगैरह का भी यूज़ नहीं कर पाते होंगे, इंटरनेट नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो फिर मोबाइल का यूज़ क्या करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई तो उधर नहीं हो पाता, तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। छुट्टियों में घर जाएंगे तो आजकल तो कोचिंग बहुत ज़्यादा चलते हैं छुट्टियों में, लेकिन उस साइड के बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा दिक्कत है कि कोचिंग तो दूर की बात, खुद से पढ़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना लाइट है, ना कोई वहाँ इंटरनेट का सुविधा है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने वाले बच्चे के लिए है। और बाकी नक्सलाइट का प्रभाव तो अभी शायद ऐसे, अभी रिसेंटली मैं ऐसे पूछा मेरे दोस्त लोग से, गांव के दोस्त लोग से ऐसे कॉल में, तो इतना ज़्यादा अभी शायद नहीं है। बगल मतलब इधर कैंप वगैरह कैंप खुले हैं, तो इस कारण से उन लोग का इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसे आते रहते हैं, 2-3 लोग ऐसे करके बताते हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्द शायद नक्सली फ्री घोषित हो जाए, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ के लोग हैं थोड़ा बाकी जो नॉर्मल एरियाज़ में जो जी रहे हैं उनके तरह ज़िंदगी बदल जाए। और बाकी इतना है सर, वहाँ के मतलब इतने ऐसे कठिन ज़िंदगी जीते हुए भी वहाँ के लोग पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर है, मतलब इलिटरेट है, बट पढ़ाई को लेके वहाँ के बच्चे लोग के जो भविष्य है ना उसके बहुत ज़्यादा चिंतित है। एक्चुअली मैं जब पहले दूसरी पढ़ता था उस वक्त मेरे गांव से 75 या 70 के आसपास बच्चे पढ़ते थे, सिर्फ मेरे गांव के। ये इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जो मेरे गांव के सीनियर्स थे ना, सीनियर्स इन द सेंस जो 9th 10th 11th में थे, तो उस वक्त पूरे गांव वाले लोग को एक साथ इकट्ठा करके छुट्टियों में घर लेके जाते थे। अच्छा। तो उस वक्त काउंटिंग हुआ करता था कि कौन कौन आया कौन नहीं आया, मतलब गाड़ी बुकिंग करके ले जाते थे, 2-3 गाड़ी पोलमपल्ली तक। तो उस वक्त काउंटिंग होता था कि कितने बच्चे लोग हैं करके, आए कि नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, कौन कहाँ गया, वो सब उन लोग का जिम्मेदारी गांव तक पहुंचाने का था, जो सीनियर्स होते। तो उस वक्त 70-75 बच्चे हुआ करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था कि इतना अंदर गांव से इतने सारे बच्चे गांव से पढ़ने के लिए आते हैं। और अभी का आइडिया नहीं है कितने बच्चे लोग पढ़ रहे हैं क्या है, तो उस वक्त का ये डाटा था मेरे हिसाब से, मतलब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, तो इतना ज़्यादा मतलब बच्चे लोग मतलब क्या बनेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि वहाँ के जो पेरेंट्स थे उनको इतना ये पता था कि पढ़ाई लिख के करके कम से कम हमसे बेटर ज़िंदगी जी सकते हैं, थोड़ा समझदारी हमसे ज़्यादा आ सकता है। इस बात सही कह रहे हैं। लेकिन पढ़ाई तो बस स्कूल मन में पढ़ाई होता था, बाकी घर जाने के बाद तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि वही सुविधा है, ना लाइट है ना कोई इंटरनेट का सुविधा है। तो इस कारण से मैं भी छुट्टियों में बहुत कम घर जाता था। एक्चुअली मेरा एम बहुत बड़ा डिसाइड कर लिया था 9th 10th के बाद, मैं घर जाना ही बंद कर दिया था, उधर कोई सुविधा नहीं था करके। मेरा एम बहुत बड़ा था, तो फिर उधर जाता तो नहीं कर पाता शायद, तो मैं इधर ही बड़े पापा के गांव में रुकता था, वहाँ लाइट रहता था, तो छुट्टियों में भी पढ़ लिया करता था कभी कभी बीच पे। तो उधर के बच्चे लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उधर ना एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम तो बिल्कुल है ही नहीं। तो फिर वो लोग छुट्टियों में क्या करते थे कि अब मम्मी पापा तो ऐसे पैसा कमा के नहीं दे सकते थे, क्योंकि उधर कोई इनकम ही नहीं है उन लोग को उधर कमाने का। तो इस कारण से मजदूरी करने के लिए आंध्रा चले जाते थे, मतलब छुट्टियों में। तो फिर अपना जो भी डेली यूज़ वाले खर्चे होते हैं वो सबको अपने इंडिपेंडेंटली उन लोग कमा के फिर खर्चा करते, ऐसे यूज़ करते थे। मतलब छुट्टियों में एक्चुअली उस एरिया के लोग ना बहुत कम जाते थे, ऐसे मजदूरी करने के लिए उधर आंध्रा चले जाते थे 1-2 महीना के लिए।
आप गांव से कैसे निकले, क्यों निकले? अच्छा, 2018 में मेरा वहाँ से मतलब डिस्प्लेस हुए थे। तो उस वक्त मतलब एकदम डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा शायद, मतलब मोटा मोटी इतना बता सकता हूँ कि 2017 में दिसंबर के महीना था शायद, उस वक्त नक्सलियों जो मतलब नक्सली ऑपरेशन चलाते हैं इधर सरकार के तरफ से, तो उस वक्त उसी के तहत शायद गश्त में चले गए थे पुलिस लोग। तो फिर मेरे गांव में भी पहुंचे थे पहली बार शायद। तो उस वक्त मेरे गांव में ऐसे ग्रामीण थे मेरे गांव वाले, उनको कई सारे लोग को, जो जवान लड़कियां लड़के लोग को, उनको पकड़ के लाए थे पुलिस लोग कि ये नक्सली से जुड़े हुए हैं और नक्सली लोग का सपोर्टर है। तो उसमें से कई सारे लोग को तो छोड़ दिए थे, लेकिन 4 लोग को जेल लेके गए थे। तो जेल ले जाने के बाद उनको निकालने के लिए मेरे गांव से 3-4 लोग, 5 लोग एक्चुअली थोड़े पढ़े लिखे थे मेरे, उनमें से एक मेरे भैया थे और एक मामा और एक 3 घर वाले और तो एसपी सर थे उस समय, अभिषेक मीना सर। अच्छा। तो उनसे मिलने गए थे कि एक्चुअली जो जिनको नक्सली के नाम से जेल लेके जा रहे हो वो एक्चुअली मेरे गांव वाले हैं। तो वहाँ मीना सर से मिले, तो फिर वो सर बोले कि आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रूव करके दिखाओ कि ये मेरे गांव वाले हैं करके। तो उस वक्त वो बोले कि मेरे गांव, मतलब तुम्हारे सारे गांव वाले को बुलाओ और मेरे सामने प्रूव। कितने लोगों को पकड़ के लेके आए थे? जेल तो 4 लोग को ले जाना था, लेकिन उधर बहुत सारे लोग थे, शायद 20-25 के आसपास ऐसे बता रहे थे, लेकिन उन लोग को छोड़ दिया गया था पहले ही ऐसे पूछताछ करके। लेकिन उनमें से 4 लोग को जेल लेके गए थे। तो उन लोग उसके रिलेटेड उनसे बात किया गया था। तो फिर वो अभिषेक मीना सर का कहना था कि प्रूव कराने के लिए गांव वाले को मेरे सामने ला के मतलब बोलवाओ कि ये मेरे गांव वाले हैं करके। तो फिर मेरे भैया और बाकी जो 4 लोग थे उन लोग गांव जाके बात किए और गांव वाले लोग मान गए। तो आ गए इधर अभिषेक मीना सर से मिलने। तो फिर उसी वक्त शायद सर से बात हुआ, तो फिर सर भी उन लोग जो 4 लोग को जेल लेके गए थे, तो फिर डिस्कशन के बाद उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन जब इधर से गए तो फिर उधर से जो 5 लोग थे जो मेन लीडर, मतलब जो कैप्टन टाइप का काम किए थे, उन लोग को इकट्ठा करके लाने का, उनमें से मेरे भैया थे। तो फिर उनके ऊपर एंटी नक्सल वाला आरोप लगा था कि तुम लोग गांव वाले लोग को उधर सरकार के साथ सरेंडर करा रहे हो करके। अच्छा। तो एंटी नक्सल वाला आरोप लगा के फिर मतलब या तो फिर 2 ऑप्शन था, या तो फिर मार देंगे या तो फिर यहाँ से पूरे घर वाले को भगा देंगे वाले। तो फिर उस वक्त मेरे भैया और बाकी 4 तो गए नहीं थे मीटिंग, जो जनरल अदालत मीटिंग लगाते हैं उसमें नहीं गए थे। तो ये लोग इधर ही सुकमा में थे। तो फिर इन लोग को तो नहीं मार पाया, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था कि गांव वाले, मतलब घर वाले सारे लोग को गांव से भगा दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ये जन अदालत में फैसला लिया गया? हाँ, जन अदालत में यह फैसला करके फिर भगा दिए कि पूरे 5 घर वाले को एक साथ भगा दिए थे। अच्छा। तो उनमें से 2 घर वाले को तो कोई सामान वगैरह ले जाने नहीं दिए, मतलब ऐसे बस कपड़ा लता जो पहने उसी में निकलो वाला था। 2 घर वाले को ऐसे भगा दिए, बाकी सारा सामान नक्सलियों के कब्जे में हो गया, ज़मीन, वहाँ का घर, वहाँ का जो भी चीज़ है सब। और 3 घर वाले को सामान ले जाने का इजाज़त तो मिल गया था, लेकिन 5 या 6 दिन का बस मतलब एकदम लिमिटेड टाइम दिए थे कि 5-6 दिन के अंदर जितना सामान ले जा सकते हो ले जाओ, और जो 5 दिन के बाद अगर नहीं ले जा पाते तो हमारे कब्जे में हो जाएगा। तो इस कारण से मेरे पापा बहुत अड़बड़ी में थे। तो फिर उस वक्त उधर कोई रोड वगैरह तो है नहीं, तो ट्रैक्टर जुगाड़ने के लिए आए थे सामान शिफ्ट करने के लिए। तो जब ट्रैक्टर मिला तो फिर ले जा रहे थे, तो बीच रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था। उसी वक्त मेरे पिताजी का डेथ हुआ था केरला पाल के पास। अच्छा, मतलब जब ट्रैक्टर लेने आए थे? हाँ। उसी टाइम में? हाँ, उसी वक्त ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी वक्त डेथ हुआ था। तो फिर मतलब हम लोग का उधर से सड़क पे तो आ ही गए थे फिर, लेकिन उनसे ऊपर और एक बड़ा धक्का कि मेन जो हमारे घर के मुखिया है उनका भी हमसे हमेशा के लिए दूर होना पड़ा था। तो एक्चुअली हम लोग मतलब जैसे जी रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पीछे, 0 से भी नेगेटिव में चल दिए थे। हमारा ना रहना खाना पीना कोई, मतलब क्या बताऊँ, उस चीज़ को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ रहेंगे, कौन कहाँ ले जाएगा। उस समय इतना ज़्यादा हम लोग, मैं उस समय तो बहुत मतलब पढ़ने में था, तो इतना ज़्यादा वो समझ भी नहीं था कि कहाँ क्या करना चाहिए वाला। तो उसी वक्त मतलब 1 घंटे का एक्चुअली ना 2-3 घंटे के बाद उनका मतलब डेथ हुआ था। लेकिन जिला हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था, तो वहाँ कोई सुविधा भी नहीं था, वेंटिलेटर वगैरह भी नहीं थे। उनको वेंटिलेटर का सपोर्ट था, हेड इंजरी हुआ था, तो वेंटिलेटर वगैरह नहीं था। तो फिर तुरंत उनको इधर जगदलपुर शिफ्ट कर रहे थे।
तो फिर उसी वक्त रास्ते में तोमकाल के पास डेथ हुआ था। शायद अगर जिला हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सुविधा होता है इमरजेंसी वगैरह में और डॉक्टर उस वक्त होते तो शायद बच सकते थे। लेकिन मेरा मेन मकसद बाद में फिर यही, मतलब एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरा मेडिकल फील्ड में आने के बाद ऐसा लगा कि मैं अभी डॉक्टर बन रहा हूँ, तो जो मेरे पिताजी के साथ हम लोग देखते हुए बस हेल्पलेस थे कि हम लोग उनको नहीं बचा पाए। अगर वेंटिलेटर होता, इमरजेंसी जो ऑन ड्यूटी थे डॉक्टर, एक्चुअली उस वक्त वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं थे। तो मेन रीज़न शायद मेरे पिताजी का डेथ होने का यही रीज़न था कि वहाँ वेंटिलेटर नहीं था और इमरजेंसी ड्यूटी में जो डॉक्टर रहने थे उनको वो नहीं थे वहाँ पे। शायद डॉक्टर्स की कमी रही होगी उस वक्त वहाँ पे, तो फिर नहीं थे। तो बाद में मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन यही था कि मेरे पिताजी का ऐसा ऐसे वो कि उनका डेथ हुआ, तो अब आगे मैं जितना कर सकता हूँ डॉक्टर बन के, मतलब कोई ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति ऐसा ना हो उनको भुगतना ना पड़े, ऐसे चीज़ों से गुजरना ना पड़े, यही सोच के पढ़ाई करता था मैं। मेरे पूरा मेडिकल फील्ड ना फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक यही सोचता था। मतलब मेरा अगर मन इधर उधर भटकता था तो सेम मेरे दिमाग में वो, एक्चुअली वहाँ पे ना एक ड्रेसिंग कर रहे थे भैया, वो ड्रेसिंग करते हुए मैं ना उनको देख लिया था, तो वो वाला इमेज जो है मेरे दिमाग में छप गया। तो जब भी मेरा दिमाग इधर उधर वो डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब होता है ना, तो इमेज सामने आ जाता था, तो फिर पढ़ने का फिर दोबारा मोटिवेट होता था। मतलब एक तरह से एक मोटिवेशन का सोर्स बना लिया था इस चीज़ को। तो उस वक्त के बाद से हम लोग को उधर अलाउड नहीं है। 2018 के बाद जब भगा दिए गए थे, तो 2018 के बाद हम लोग को उधर परमिशन नहीं है जाने का, तो मैं उसके बाद से कभी नहीं गया हूँ। लेकिन फिज़िकली वहाँ तो नहीं गया हूँ, लेकिन बाकी मेंटली या फिर ऐसे वहीं पे प्रेजेंस केड़वाल में ही हूँ वहाँ, क्योंकि वहाँ के जो मेरे दोस्त लोग हैं बचपन के, उनसे मेरा कभी कभी बात होते रहता है। जो पढ़ने वाले बच्चे उनसे कभी कभी स्कूल में मिलने जाता हूँ ऐसे, और वो भी कभी कभी मिल जाते हैं ऐसे घूमते घूमते, या फिर ऑन कॉल में बात होते रहता है। तो फिर मैं गांव की स्थिति के बारे में पूछते रहता हूँ कि कभी कैसा है, क्या हालत है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब। और बाकी पढ़ाई से रिलेटेड तो ऐसे बातें होते रहते हैं। मतलब जिसको कोई डाउट्स होते हैं या फिर डाउट्स इन द सेंस मतलब क्या गाइडेंस चाहिए रहता है, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना ज़्यादा पता है उतना बस बता देता हूँ। तो कनेक्टेड हूँ मेरे गाँव वाले से अभी भी, मतलब ऐसे होने के बाद भी मैं गाँव से पूरा इकट्ठ हो गया ऐसे नहीं है, अभी भी मतलब मेंटली पूरा मेरा वहीं प्रेजेंस है। तो अच्छा, जैसा आप बोल रहे थे कि गांव से बेदखल कर दिया गया, हाँ, आप गांव से निकले, हाँ, और निकलते ही एक बड़ी संकट आपके बाबूजी नहीं रहे, हाँ, है ना, हाँ, और आपके बाबूजी का सड़क हादसे में देहांत हो जाता हाँ, है। उसके बाद मतलब उतनी बड़ी संकट के बाद कैसे फेस किए? मतलब आप घर नहीं है, गांव से निकल गए आप, हाँ, फिर नए जगह में आप रामपुरम आए, हाँ, तो उसके बाद कैसा फेस करना, मतलब कितना बड़ा चुनौती था मतलब उभर पाने में इस बड़ी संकट से? और घर पे आपके साथ और कौन कौन है? घर में तो बड़े भैया है और बड़े दीदी हैं, 2 है। तो सबसे लास्ट वाला मैं हूँ और अभी मम्मी है। तो जो घर मतलब एक्चुअली ऐसे हो रहा है, मेरे 3 भाई हैं, मतलब बड़े हैं, मैं सबसे छोटा। तो एक जन मेरे भैया है वो रामपुरम में है, और एक केरला पाल में, और एक भैया जो है वहाँ फूलपल्ली में खेती कर रहे हैं सर। मतलब जो हाँ, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके घर में रहते हैं, मतलब वहाँ पे घर है करके ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके घर में रह के अभी बस रहना हो रहा है वहीं पे गाँव में। और बड़ी मम्मी और फिर बाकी दीदी और एक भैया रामपुरम में रहते हैं, वो बड़े मम्मी का घर है, वहाँ पे रहना हो रहा है हम लोग का। तो वहीं चल रहा है सर। बाकी खाने पीने का तो वही। तो इतने बड़े संकट से कैसे मतलब निकले आप लोग? मतलब इतना परेशानी, अचानक एक साथ गांव से बेदखल होना, और एक पिता का मतलब सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो जाना। मेरे को तो लगता है मैं तो अभी भी नहीं निकल पाता, मतलब उस संकट से अभी भी नहीं निकल पाया हूँ सर। एक्चुअली कभी कभी मेरे ऐसे वो वाले इंसिडेंट्स के जो इमेजेस यादें अगर याद आते हैं तो फिर मैं मतलब आंसू में निकल जाते हैं। मैं एक्चुअली सामने नहीं दिखाता हूँ, लेकिन अकेला के कभी कभी हो जाता है। एक्चुअली मैं कभी मान लो मेरा रिज़ल्ट आ गया था, उस वक्त मेरे आंसू निकल गए थे कि काश अभी होते मेरे पापा, तो कितना प्राउड फील करते। मतलब उन्हीं के कारण से उनका हस्ताक्षर वाला जो, मतलब कम से कम मेरा बेटा हस्ताक्षर करना सीख जाएगा, उनका इतना छोटा सा उम्मीद आज इतना बड़े लेवल तक का पहुंचा दिया। तो अगर वो अभी मेरे को इस तरह से देखते तो कितना अच्छा होता। वो वाला चीज़ें याद आता है तो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी हम लोग ऐसे पूरा इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा संकट, मतलब परेशानी तो है।
वो तो हम लोग का परमानेंट गांव तो है ही नहीं। अभी वहाँ से कहीं मतलब दोबारा केवल शायद शांत इलाका होगा तो जाना हो सकता है। तो जब तक उधर वापस नहीं जाएंगे तब तक तो मतलब हम लोग पूरे स्टेबल हो गए करके ऐसे नहीं सोच सकते। अभी तो जो ये अभी राशन मिलता है छत्तीसगढ़ शासन से, अब वो सब मिलता है तो उससे गुजारा हो जा रहा है सर। बाकी अपना जो कपड़ा लता है उसके लिए तो कोई दीदी आंगनबाड़ी है, उनको उससे हो जा रहा है। उनका भी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, 400-500 हज़ार या शायद, तो उसी से हो जाता है। बाकी मेरा पढ़ाई तो भैया नहीं पता, भैया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरा फीस भरे थे, वो कहाँ से लाए थे मैं उनसे नहीं पूछा। और बाकी मेरा स्कॉलरशिप से ही हुआ था। और बाकी घर में प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्या, क्योंकि मैं इधर ज़्यादा रहता हूँ हॉस्पिटल। इधर पढ़ाई में मेरे को ज़्यादा लोग रखे हैं कि इधर मत ध्यान देना, हम लोग जैसे भी जी रहे हैं जिएंगे। अगर पैसा की कमी है तो मतलब मेरे घर वाले का ऐसा कहना है कि अगर पैसे की कमी है तो हम सारे लोग मजदूरी कर लेंगे, लेकिन तुम पढ़ाई पे फोकस करके इधर के जो हम लोग के प्रॉब्लम्स है उन पर ध्यान मत देना। तुम्हारा जो रास्ता है उसको पहले क्लियर करो, उसके बाद इधर फोकस करना, ऐसे वाला था। तो मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं घर में इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना है कि अभी भी मतलब वो जो संकट था उस वक्त वो अभी भी है, प्रेजेंस है। तो उससे स्टेबल अभी नहीं हो पाए हम लोग। तो स्टेबल तब हो पाएंगे शायद जब वापस हमारा जो ज़मीन है वो मिल पाएगा, क्योंकि अब सारे मेरे भैया लोग तो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, 12वीं 10वीं तक ही पढ़े हैं तो उनको। अच्छा हरीश, ये बताइए, जैसा कि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। यस। देखिए मैं भी चिंतलनार से हूँ, हालांकि स्क्रीन के उस पार आप बैठे हैं और आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे। मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मेरी जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मेरे गांव से हुई थी। और ऐसे में उस टाइम में अगर बात की जाए तो मैं जो मेरा लैंग्वेज है, मेरी जो भाषा है वो तेलुगु है। तेलुगु के वजह से मैं हिंदी इतना स्पष्ट बोल नहीं पाता हूँ और आज भी मैं सुधार कर रहा हूँ। और प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षा है वो मुझे चिंतलनार पे मिली और मैं ग्रामीण परिवेश से आता रहा, तो एक जो झिझकपन है वो आज भी है। हालांकि आप मुझे कैमरे में देख रहे होंगे, आज भी झिझकपन है क्योंकि जो मेरी हिंदी है इतनी स्पष्ट नहीं है और मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूँ। हरीश, मैं इसी पर बात कर रहा था कि ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, जैसे कि आप ग्रामीण परिवेश से हैं, गांव से हैं, शहर में आकर के जो झिझकपन है, ऐसे में यहाँ के जो आप अगर कॉलेज पे हैं, ठीक है, कॉलेज कर रहे हैं आप, ऐसे मतलब आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो झिझकपन है उसके बीच मतलब कितनी तकलीफ आती है? अच्छा, एक्चुअली सर मेरा भी मतलब गांव में पढ़ाई हुआ है, गुट्टागुड़ा रामपुरा में ही है, तो एकदम ग्रामीण इलाका है। तो वहाँ पे टीचर्स भी ऐसे मतलब प्राइमरी में ऐसे सिखाते नहीं है प्रोनाउंसिएशन। नहीं, मैं इसलिए वो बोल पा रहा हूँ क्योंकि झिझकपन जो होता है वो झिझकपन के वजह से जो इंसान मतलब जो युवा होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का जो प्रतिभा छात्र होता है, वो अपने झिझकपन के वजह से अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाता है, लोगों को मतलब समझा नहीं पाता है या बोल नहीं पाता है। ऐसे में आपको कितना परेशानी हुआ होगा जब बाहर निकले थे आप? नहीं सर, मेरे प्रॉब्लम्स बहुत मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स तो हुए, बट मतलब अपना मैं उनको सामना कर लेता था। मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ, फिर वहाँ का रहन सहन, वहाँ से इधर इतने बड़े सिटीज़ में आना रहना। एक्चुअली ये सब चीज़ें मेरे को नवोदय में अडॉप्ट कर लिया था। नवोदय में जाने के बाद वहाँ पे सारे बच्चे लोग तो गांव वाले थे नहीं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग मेन सिटी से थे, सुकमा, कोंटा, दोरनापाल, मतलब जो अधिकतर ऐसे टीचर्स के बच्चे, मतलब थोड़ा हम लोग से 2-3 कदम अच्छा जीने वाले वो लोग थे। तो फिर उनका रहन सहन अलग था और हम लोग ग्रामीण थे, एकदम घोर इलाके से, उस ग्रामीण इलाके से। तो फिर उनसे रहते मैं उनका ना अडॉप्ट कर लिया था, उनका बात करने का तरीका, उनका रहन सहन, फिर बाकी और चीज़ें उन लोग से जो अच्छा मेरे को लगता था उनको मैं अपना लेता था। फिर उसके बाद तुरंत तो नहीं अपना पाता था, लेकिन धीरे धीरे उनसे सीख लिया। फिर उसके बाद उनके साथ रहते सारा चीज़ हो गया था। फिर वहाँ से मतलब ऐसे नवोदय में सारा चीज़ मेरा हो गया था। मतलब गांव से आके वहाँ पे रहना, फिर शहर वाले कैसे रहते हैं, उनका बात करने का तरीका और फिर उनका जो भी रहन सहन है उनसे सीख लिया था सर। फिर उसके बाद में एक्चुअली मेरा ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा वो कभी हो जाता था। मतलब 6वीं तक तो मेरे को हिंदी बहुत कम आती थी, गोंडी आती थी, तो फिर प्रोनाउंसिएशन तो इतना अच्छा नहीं बोल पाता था। तो इसके लिए मेरे दोस्त लोग जो है मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग कि इसका ऐसे कैसे बोलता है, कहाँ से पढ़ के आया वाला, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, एक्चुअली मेरा कमज़ोरी था वो, तो एक्सेप्ट कर लेता था। और फिर उसके बाद जो मेरे अच्छे दोस्त लोग थे उनसे पूछता था कि ये वाला शब्द को कैसे प्रोनाउंसिएशन कर लेते थे। तो उससे धीरे धीरे अभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता।
तो मतलब मैं कोई भी चैलेंजेस आते हैं या फिर कोई भी ऐसा संघर्ष face करते हैं। स्ट्रगल वाला आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता बहुत हूँ, बढ़िया। फिर उससे फाइट कर लेता हूँ, फिर आगे जरूरी निकल भी। जाता हूँ। मतलब अच्छा लगता है, मतलब माना मेरे को अभी ऐसे हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम आया, कितना भी स्ट्रगल आया, उसको पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये तो अपना ज़िंदगी का मतलब एक पार्ट है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर उसे संघर्ष करो, बाद में उसका रिजल्ट में पास होते हैं फेल होते हैं हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हमारा काम है उससे लड़ना। तो ये देखिए चीज़- हरीश, आप जैसे जो प्रतिभा छात्र युवा हैं, कई टैलेंट हैं जो आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाकों में बात की जाए तो वो टैलेंट कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव हाँ या मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हालातों की वजह से वो जो टैलेंट है वो दब कर रह जाता है। हाँ तो ऐसे और भी छात्र होंगे और भी युवा टैलेंट होंगे उस इलाके में हाँ। या आपके गांव में? हम मेरे कांटेक्ट में मतलब बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन जितना हूँ ना, मतलब वहाँ तक सुकमा में जब था तब तो अभी कॉल आते हैं वैसे उधर, मैं यहाँ का हूँ सर, यहाँ पढ़ता हूँ, तो मेरे को थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, ऐसे वाले कॉन्टेक्ट मतलब अच्छा, कॉल आपके में यहाँ फ़ोन कॉल आते हैं? फ़ोन आते हैं उस इलाके से। हाँ। तो बताते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है पैसे का। तो आज मतलब गांव वालों को पता है कि हमारा गांव का जो हरीश है वो डॉक्टर बन गया? गांव तो नहीं सर, पूरा इलाका को पता है। अच्छा, पूरा इलाके को इलाका पता को है। पता है। हाँ, जैसा मुझे जानकारी मिला तो पूरे इलाके को पता है। उन लोग कहीं ना कहीं नंबर ऐसे ग्रुप वगैरह से कुछ ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो फिर अधिक सर से पूछता हूँ तो नंबर कहाँ से मिला, किससे लिया, वो सब पूछता हूँ। तो वो लोग ग्रुप या फिर कोई मेरे जो अटैच में रहते हैं उनसे नंबर लेके कॉल किए करके बताते हैं। तो फिर मेरे को कैसे पता करके, मतलब मेरा नाम कैसे पता, ऐसे करके पूछता हूँ। तो अरे जानते हैं सर, आपको कौन नहीं जानता, ऐसे वाला पूछते हैं। अच्छा लगता है। तो वो लोग एक्चुअली जो अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तो ये है कि इकोनॉमिकली, मतलब पैसा तो बिल्कुल उस इलाके में सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल है ही नहीं कुछ। तो ये मेन पढ़ने वाले के बच्चों के लिए है। और बाकी सर स्कूल अभी तो डॉक्यूमेंटेशन शुरू में जो कंप्लेंट्स हुआ करते थे, मतलब कोई मेरे दोस्त लोग छोड़ दिए हैं, मतलब स्कूल 8वीं 10वीं 8वीं तक मेनली इतना पढ़ के छोड़ दिए। उसका मेन रीज़न बताते हैं कि मेरा जो निवास है, जाति है, इनकम है, ये नहीं बन पाया, इस कारण से ने छोड़ दिया, ऐसे करके बताते थे। ये अभी शायद बन रहा है, अभी शिविर वगैरह लग के उस इलाके के जो बच्चे हैं उनका स्कूल में ही हो जा रहा है। तो अभी ये सॉर्ट आउट तो हो गया ये वाला प्रॉब्लम। और बाकी अभी सोर्स ऑफ इनकम और बाकी उनका जो गाइडेंस है, वो गाइडेंस मेन स्कूल में भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो टीचर्स के बारे में वहाँ, मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं मतलब वहाँ के, लेकिन एक्चुअली जो गाइडेंस अभी जो अपडेटेड क्या बोलना चाहिए, अपडेटेड वर्ल्ड में जो भी गाइडेंस चाहिए था, मतलब ऐसे अभी नीट का हो गया या फिर जेईई मेंस का हो गया, फिर कोई भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड वहाँ के टीचर्स को पता होना चाहिए। वो टीचर्स लोग को भी नहीं पता होता या फिर उन लोग को इंटरेस्ट भी नहीं होगा शायद बताने का, गाइडेंस नहीं मिल पाता। अधिकतर बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारे टीचर जो है पूछते हैं तो नहीं बताते हैं, या फिर मतलब गाइडेंस वाला जो वो होता है इंटरेस्ट टीचर्स के अंदर नहीं है। पढ़ा के चले जाते हैं बस, अपना काम करके, अपना जो पीरियड आता है उसमें पढ़ा के चले जाते हैं। हमको कोई गाइड देने वाला नहीं रहता कि ये सब्जेक्ट लिया तो ये कर सकते हो, ये सब्जेक्ट लिया तो ये कर सकते हो, ऐसे कोई गाइडेंस नहीं दे पाता या फिर देते ही नहीं है। तो फिर इस कारण से हम लोग भटक रहे हैं कि, और कुछ लोग का ग्रेजुएशन हो रहता है, उन लोग बताते हैं कि हम लोग को सही गाइडेंस नहीं मिला, इस कारण से हम लोग ये गलत फील्ड पे आ गए। मेरा इंटरेस्ट कहीं और था लेकिन कहीं और आ गया मजबूरी में, ऐसे वाला बताते अच्छा हैं। तो हरीश, ये main reason बताइए guidance कि और हाँ, हमेशा से ये हुआ है कि हमने अधिकांश देखा है, मैंने जब ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले इसी बात को कहा था कि जब भी मैं अंदरूनी इलाकों में, अधिकांश इलाकों में जब जाता हूँ, तो जब कोई युवा मिलते हैं पूछता हूँ तो उनका एक साफ तौर पर कहना होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं पूछूँ तो भैया आपने कितनी पढ़ाई की है और कौन से क्लास तक पढ़े हो, तो कोई 5वीं 6वीं, कोई 10वीं बोलता है, कोई 12वीं बोलता है, उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं बोला कि क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो बोले घर पर कमाने वाला कोई नहीं है, खेती करने वाला कोई नहीं है, या पैसे की दिक्कत है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो समस्या हैं, इन हालातों की वजह से जो ड्रॉप करते हैं। हालांकि आज छत्तीसगढ़ सरकार अगर बात की जाए तो एजुकेशन में काफ़ी हद तक के सपोर्ट करती है, कई हाँ सर, अभी तो बहुत सारी स्कॉलरशिप योजना है, लेकिन उनको भी नहीं पता कि स्कॉलरशिप योजना कुछ है। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो, या हम ये कहें बहाना हो या हम ये कहें हालातों की वजह से हो, उन शिक्षा, उन टैलेंटों या उन टैलेंट बच्चों के लिए, या जो ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? उनको क्या करना चाहिए? मतलब जो बच्चा ऐसे, मतलब मैं एक्चुअली ना, मेरे अंदर ऐसा था, यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया क्योंकि मेरे अंदर ना कोई ऐसे
कंप्लेंट्स नहीं थे कि मतलब कंप्लेंट्स हो गया, फिर ऐसे बहाना मारना हो गया, ये सब चीज़ें मेरे पास था ही नहीं, अभी भी नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, खास ये होता, ये सुविधा होता, ये सुविधा नहीं है मेरे पास, ये मिलता, ऐसे वाला शिकायतें मेरे अंदर बहुत कम थे। मेरे पास जो चीज़ें हैं, जितना लिमिटेड सुविधाएं हैं, जितना मेरे अंदर मतलब मेरे आस अगल बगल जितना लोग हैं मेरे को गाइड कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें दे रहे हैं, जो चीज़ नहीं मिल रहा है तो उसको मैं छोड़ दे वाला, जितना है उतना ही मैं जितना कर सकता हूँ, ये वाला सोच के साथ मैं अभी तक का हूँ। अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे चीज़ को मतलब सुविधाएं, तो अभी जस्ट मैं पास हुआ हूँ तो फिर कहा कुछ तो सुविधा है ही नहीं, तो फिर मेरे पास भी अभी बहुत सारी चीज़ें अभाव है, लेकिन मैं फिर भी कंप्लेन नहीं करता मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो बहुत मज़ा आता, ऐसे यहाँ ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कोई शिकायत नहीं। मैं शिकायतें बहुत कम किया हूँ, तो इस कारण से मैं बाकियों को भी जो बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब बहाना है। अगर अंदर से जुनून हो या फिर अगर स्ट्रगल से फाइट करने का वो बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं सोच हो, अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ कर गुजरने का हौसला हो, तो फिर सुविधाएं हो या ना हो, जब हम लोग उस रास्ते में जो भी हमारा टारगेट है या फिर एम है, उस टारगेट पे अगर निगाहें रखकर हम उस रास्ते पे चलते रहे, तो फिर सुविधाएं हो या ना हो, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं तो फिर सारे सुविधाएं, सारे जो भी मतलब जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए वो अपने आप आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, इतना तो बता सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर अब एक्चुअली मेडिकल फील्ड में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, ये तो पक्का है, मतलब सबको पता है कि सब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मेरे घर में पैसा ही नहीं, लेकिन कहाँ से आया, कोई इधर मतलब अपने आप तो आया नहीं होगा, लेकिन मेरा जो टारगेट था मैं अचीव तो किया नहीं हूँ, सिर्फ एक कदम आगे हूँ, लेकिन इतने सारे सुविधाएं अपने आप मतलब कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए आया बीच में, वो इसीलिए क्योंकि मेरा जो हार्ड वर्क है और मेरा जो हौसला है उसको देख के लोग सपोर्ट करने आ गए थे। तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर शिकायतें करते रहोगे या फिर बहानाएं मारोगे तो फिर आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर वो सब चीज़ें बहाना है, शिकायतों को दूर रख के जो अपना एम है उस पर काम करते रहो, बस मेहनत करते रहो, जितना कर सकते हो उतना दिन रात। मगर बाकी मतलब जो एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा कि उस एरिया में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं बाकी नॉर्मल एरिया से जो बच्चे हैं उनसे, तो फिर जो नॉर्मल बच्चे मान लो 2-3 घंटा पढ़ते हैं, तो फिर उनके बराबर आने या फिर उनके आगे जाने के लिए वो 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो हमको कम से कम 6 घंटा 5 घंटा उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उनके बराबर आएंगे या फिर उनसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि उन लोग अगर 2 घंटा पढ़ते हैं, हम भी 2 घंटा पढ़ेंगे, एक्चुअली हम लोग पहले से बहुत पीछे हैं, तो फिर हम लोग उनके बराबर कैसे आ पाएंगे। हम लोग एक्चुअली मतलब थोड़ा आगे तो आ पाएंगे, लेकिन उनके बराबर या उनसे आगे नहीं निकल सकते। अगर वो लोग 10 घंटा पढ़ते हैं तो उनसे कम से कम 3-4 घंटा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उनसे बराबर आने के लिए। तो ये मेरा वो है, मतलब पढ़ने का स्टडी मतलब वो था, प्लान था, ऐसे अभी वैसे ही करता हूँ। मतलब बाकी मेरे दोस्त लोग हैं ना, उन लोग अगर 2-3 घंटा पढ़ते हैं, मतलब उनके अब दोस्त लगे तो पता चलते रहता है कि कौन कितना घंटा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो उससे मैं अपना टाइमिंग जो है बढ़ा देता था कि अगर वो 2 घंटे पढ़ रहे तो मैं 4 घंटा। अब वो कहाँ निकालना है, कैसे निकालना है टाइम, वो अपने ऊपर, बाकी सोए रहते हैं या फिर खेलते रहते हैं या फिर कुछ भी करते रहते हैं उन लोग, मतलब ऐसे पढ़ाई के अलावा कुछ और टाइम करते रहते हैं, तो उस वक्त हम पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं ताकि उनके बराबर और उनसे आगे निकल सके। देखिए, अगर बात की जाए तो आजकल तकनीकी दुनिया है और ऐसे में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन मतलब इंसान दुनिया लेके घूम रहा है अपनी जेब में। और पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सिलेबस से लेकर के सारी चीज़ें, ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सी चीज़ें आजकल फ़ोन से ही होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो आपने पहला फ़ोन कब लिया था होगा और कैसे, किस स्थिति में लिया? मेरा पहला फ़ोन तो 12th के बाद ही मिला था। मतलब उस वक्त कौन सा फ़ोन लिए थे? कौन सा क्या था वो, माइक्रोमैक्स। हाँ, माइक्रोमैक्स, चाइना मॉडल, सस्ता। हाँ। कितने रुपए का था वो 3000 रुपये का। अच्छा। जगदलपुर से लिया था वो। एक्चुअली उस वक्त ना मेरे को नीट का फॉर्म डाला था। हाँ। तो उसके लिए काउंसलिंग वगैरह का देखने के लिए लिया था मैं। हाँ। मतलब नीट का जितना भी अपडेट तो उस वक्त फ़ोन में नहीं आता था। तो फिर मेरे को मतलब मेरे दोस्त लोग बोले कि ऐसे ऐसे फ़ोन में एक साइट है, उसमें देखते रहना कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग का डेट आएगा, वो सब देखने के लिए। हाँ। मैं फ़ोन लिया था शुरू में। हाँ। तो फिर वो 3000 का फ़ोन लिया था, माइक्रोमैक्स का। अच्छा, तो फ़ोन लेने के पीछे कुछ कहानी है क्या? मतलब कैसे लिए थे उस फ़ोन को? मतलब घर पर पैसे कहाँ से? अच्छा,
वो फ़ोन के ना मतलब भैया को बोला तो वो बोले कि अभी से फ़ोन क्या करेगा, तो मना कर दिए थे। लेकिन ना मैं फिर बाद में भैया को मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो फिर भैया को मतलब शुरू में बोला कि फ़ोन चाहिए करके, तो बोले नहीं अभी फ़ोन नहीं, बाद में खरीदेंगे जब कॉलेज ज्वाइन करेगा तब करेंगे। तो फिर मेरे को ना 3-4 बुक खरीदने थे नीट से रिलेटेड। तो फिर वो एक्चुअली मेरे को प्राइस का नहीं पता था उस बुक एक्चुअली कितना में आता है करके। तो फिर भैया को बोला कि मेरे को बुक चाहिए ये वाला नीट का तैयारी करना है करके। तो फिर भैया बोले हाँ ठीक है, बुक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ना कोई भी चीज़ मांगता हूँ तो फिर एकदम पैसा नहीं भी रहता तब भी कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके दे ही देते। तो फिर उस वक्त भैया बोले कि कितना चाहिए, मेरे को नहीं पता था, वो उसका प्राइस ही नहीं पता बुक का। तो फिर मैं अंदाज में बोल दिया 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपया दे दिए भैया। फिर उसके बाद ना मैं जगदलपुर बुक खरीदने आया। तो फिर बुक खरीदा तो फिर वो 3,000 के अंडर में आ गया। तो 3,000 रुपये बच गए। तो फिर 3,000 का मैं बाद में फिर भैया को बिना बताए फ़ोन ले लिया। एक्चुअली मेरे को ज़रूरत था इसलिए ले लिया था, मतलब भैया को मैं ऐसे धोखा नहीं दिया। एक्चुअली मेरे को ज़रूरत था तो ले लिया था, 3,000 रुपये बच गया था। तो फिर बाद में भैया को बाद में पता चला फ़ोन, मतलब मैं जाके बताया कि ऐसे ऐसे पैसा बचा हुआ था तो मेरे को फ़ोन का ज़रूरत था, तो ले लिया था 3,000 रुपये में करके। तो कुछ नहीं बोले। तो अब मेरा ये आखिरी सवाल, उसके बाद फिर वो फ़ोन भी गुम गया था। मतलब 2-3 मतलब जैसे नीट सिलेक्शन हुआ उसके बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, उसी वक्त सुकमा से इधर रायपुर आ रहा था, उसी वक्त बस से ही चोरी हो गया था। अच्छा। वो फ़ोन भी चला गया, घूम गया। फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, तो फिर मेरे एक नवोदय वाले टीचर है उसके बिसेन सर करके, वो फ़ोन अब गिफ्ट दिए थे मेरे को 12,000 रुपया का। पहला फ़ोन थोड़ा महंगा। अच्छा गिफ्ट में मिला? हाँ गिफ्ट में मिला। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हरीश, आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आगे आपके इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारे दर्शकों को ये थे हरीश, और ये अब डॉक्टर हरीश बन चुके हैं और मेरे ही गांव इलाके से हैं, और ऐसे में मैं काफ़ी मतलब सुखद महसूस कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी इस हरीश से मिलकर के काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि उस इलाके में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अधिकांश जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज भी जो उस इलाके में रोज़मर्रा का जो जीवन है उसके लिए वहाँ उस इलाके के जो आदिवासी ग्रामीण हैं 2-4 होते रहते हैं। ऐसे में हरीश की कहानी थी, और मुझे लगा कि हरीश की कहानी, हालांकि इंटरव्यू या वीडियो काफ़ी लंबा हुआ होगा, लेकिन मुझे लगा कि हरीश की हर एक कहानी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटा अपने पिता को, जब सड़क हादसा होता है, सड़क हादसे के दौरान जब उनका उपचार होता है, उपचार के दौरान अपने पिता को एक सड़क हादसे में मौत के काल में समाते हुए देखा। ये वही कहानी थी। और उस तस्वीर के बाद उस जो संकट था, अगर बात की जाए तो उस माहौल को देखते हुए एक पिता के खो जाने के बाद जो उपचार उन्हें सही नहीं मिल पाया, इसका एक मन में इनके मन में एक तस्वीर आज भी इनके माइंड में कैद है, उन्होंने जैसा बताया मुझे। तो कहीं ना कहीं इस कहानी के पीछे इस क्षेत्र में आने का एक बहुत बड़ा रोल जो कि उनके पिता हैं, और उनके पिता ने जब हरीश को सबसे पहले स्कूल में एडमिशन कराया था, उनका ये सोच था कि जिस तरीके से जो परिवार है, जो गांव इलाके में जो खुद उनके जो परिवार है वो अनपढ़ हैं, कहीं मेरा जो बेटा है वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इस माहौल में रह करके अनपढ़ ना हो, जैसे हम जी रहे हैं वैसा ना हो, कम से कम वो हस्ताक्षर कर ले, इस लायक बन सके, ये सोच करके उन्होंने सबसे पहले एडमिशन करवाया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो हरीश के साथ बड़ी संकट थी। आदिवासी इलाका और प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका होने के नाते उन्हें गाँव से बेदखल भी होना पड़ा। बेदखल होने के साथ ही साथ एक परिवार में एक मुखिया का साया, पिता का साया जब हरीश के सर से हट गया, उसके बाद भी उनके हौसले बुलंद थे। वे मेहनत करते गए। जब उनको लगा कि वे मेहनत करने के साथ ही साथ खुद को लगा कि वे डॉक्टर के क्षेत्र में इस क्षेत्र में आ सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं, इस पूरे परिवार के संघर्ष की कहानी थी। इस संघर्ष की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं हरीश के हौसले बुलंद हैं आज। इसलिए हरीश एक छोटे से गांव से निकल करके डॉक्टर के क्षेत्र में अपना परचम लहराता है और अपनी सफलता की कहानी आपको अपनी मुँह ज़बानी बताता है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगा कि अरीस की कहानी को आपको दिखाना चाहिए, मुझे लगा कि उस गांव इलाके की तस्वीर बताना चाहिए, मुझे लगा कि अरीस से जुड़ी हुई हर एक संघर्ष की कहानी से लेकर के सफलता की कहानी तक आपको हर एक चीज़, हर एक पहलू आपको दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो हमने अरीस की मुँह ज़ुबानी सुनी, उनकी कहानी सुनी। तो कहीं ना कहीं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आप हर वो मुकाम पहुँच सकते हैं, आप हर वो सपने पूरे कर सकते हैं। बस आपके इरादे और आपके जो हौसले हैं वो बुलंद होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अरीस की कहानी सुननी चाहिए, अगर आपको लगता है कि अरीस की कहानी से और भी जो युवा हैं और भी ऐसे परिवार हैं उन्हें वो प्रभावित हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इस बस्तर साइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं किसी और कहानी से आपसे रूबरू होऊंगा, अरीस जैसी और भी सफलता की कहानी आपको दिखाऊंगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।